नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को एसके क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में होने वाले प्रत्येक भर्ती के लिए हमने एमसीक्यू जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो हमने उसकी सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज हम जो सीरीज लेके आए हैं आपके लिए, वो लेके आए हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पे बात करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम पहला प्रश्न की लिए बात करते हैं। फर्स्ट है कि भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। तो हमारे पास में तो प्रारंभिक चरण कौन सा है इसका, तो वो हो जाएगा हमारे पास में रेगुलेटिंग एक्ट, पहला ऑप्शन दे रखा है। चार्टर्ड एक्ट 1813 दे रखा है। माली मिंटो सुधार अधिनियम 1909 दे रखा है। भारत सरकार अधिनियम 1858 दे रखा है। तो हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, यदि आपको ज्यादा इसमें डिटेल में जाना है तो इसके लिए नीचे डिटेल भी बता रखा है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है। इस एक्ट के उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूल चालक परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया। इस अधिनियम में प्रथम गवर्नर जो जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था, जो पार्षद फिलिप्स प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, पार्षद फिलिप फ्रांसिस क्लेवेरिंग मानसन वारेल का नाम लिख दिया गया था। ये हमारे पास में पहले प्रश्न का जो व्याख्या सही दो हो गया वो हमने इसमें देख लिया। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास में, अगला प्रश्न कह रहा है कि एलिजा इम्पे का संबंध किस क्षेत्र संबंधित था। चार ऑप्शन में दे रखा है, शिक्षा से, न्यायिक क्षेत्र से, साहित्यिक क्षेत्र से या खेलकूद क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक क्षेत्र से इसका संबंधित था। नेक्स्ट है 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। तो हमारे पास में 1774 की बात कर रहा है, तो कितने न्यायाधीशों की संख्या थी इसमें। तो इसका जो चार ऑप्शन में दे रखा है इसमें 5, 3, 4 या 2। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास में 3। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ की स्थापना की गई थी। ये की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत की गई थी। इसकी डिटेल है नीचे, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, एग्जाम पटवार परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास में किस अधिनियम के द्वारा ईआई कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया था। तो किस के अंतर्गत कर दिया गया था, ये किया गया था एक्ट 1813 के अंतर्गत इसको अलग कर दिया गया था। जलपेरी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास में कि किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो किसके अंतर्गत किया गया था, ये किया गया था एक्ट 1853 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए, किस एक्ट के माध्यम से किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय दिया गया था। तो ये दिया गया था 1858 ईस्वी के 1858 के अंतर्गत इसका वायसराय दिया गया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है हमारा, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। तो यह हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया था, शासन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे पास में कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से कथन है वो सही है वो देखना है हमें। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 प्रस्तावित की गई। अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया, ये गलत हो गया। इसमें अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तब तक ही भाग लेने की अनुमति थी जब तक कि एक विधेयक को पारित किया जाना होता था। ये 1 और 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 1 3 और देखिए फोर्थ नंबर का भी इसमें दे रखा है। फोर्थ में क्या कह रहा है कि लॉर्ड कैनिंग के बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को परिषद में मनोनीत किया गया था, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जो भी ये प्रश्न मैं करवा रहा हूँ वो सारे के सारे क्या है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। भारतीय परिषद के अधिनियम 1892 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो थी अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की को आरंभ किया था? तो किसके अंतर्गत किया था? ये किया था 1909 में। भारत सरकार अधिनियम 1909 में क्या था? देखिए इसको हम कौन से मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डिटेल नीचे लिखी हुई देखिए ये रही कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए निम्नलिखित प्रयोगों में से सबसे कम अवधि कौन सा एक्ट चला था? वो चला था इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 सबसे कम चला था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो हमें वो अधिनियम बताना है किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये इसका राइट आंसर होगा। तो हमारे पास में 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह क्या था? तो 1919 के अंतर्गत जो परिवर्तन आया था वो आया है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत देखिए इसके अंतर्गत और भी की गई थी। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया था। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्वीप संघात्मक की भी स्थापना की गई थी। ये इसमें दे रखा है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? ऊपर अभी पढ़ा था हमने 1919 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्वीप सदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी? 1919 में पीटीआई एग्जाम 2015 में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 4 ऑप्शन दे रखा है, उत्तरदायी शासन था, प्रांतीय स्वायत्त था, शक्तियों का विभाजन था, या प्रांतों में दोहरा शासन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रांतों में दोहरा शासन था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। देखिए सेकंड ग्रेड एग्जाम में हिंदी और मैथ्स जो एग्जाम हुए थे उसमें दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है सेम। तो हमारे पास में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से कौन सा अधिनियम पाया जाता है? वो है भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास है, प्रांतों में द्वैत शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित था? तो वो था राजस्व सबसे ज्यादा सुरक्षित था। नेक्स्ट है, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1919 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो 3 दे रखी है में से। इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्य दायरे की कहा जाता है। ये देश के द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। ये अलग मतदान प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के समर्थन भी करता है, और इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रावधान है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा इसमें तीसरा। नेक्स्ट दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? तो हमारे पास में जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए केंद्र में द्वि सदनात्मक विधायिका, ये इसकी विशेषता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन भी विशेषता है इसकी। केंद्र में देव शासन, ये गलत है इसका।
नेक्स्ट है केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल, ये सही हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केंद्र में शासन व्यवस्था, ये इसमें नहीं है, क्योंकि जो केंद्र में जो द्वैध शासन व्यवस्था है वो हमें किस में दे रखी है, वो दे रखी है भारतीय शासन अधिनियम 1935 में बताई गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो हमारे पास में असत्य कथन कौन सा है, तो इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों के अलग कर दिया गया है, ये बिल्कुल सही है इसका। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड जेम्स हॉर्ट भारत के वायसराय थे, ये बिल्कुल सही है इसका। ये अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, नहीं नहीं, ये मार्ले मिंटो के नाम से नहीं जाना जाता, क्योंकि हमने जो पीछे वाले प्रश्न पढ़ा था 1909 के अधिनियम को ही क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1921 में लागू हुआ था, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 3 क्या है इसका गलत है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया, उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, निम्न सदन को विधानसभा कहा गया, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। देखिए 5 वर्ष निश्चित नहीं किया गया, इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ये भी बताया गया था इसमें, तो 5 वर्ष इसका फिक्स नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया था, तो ये किया गया था 1919 के अंतर्गत किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके थे अलेक्जेंडर मूडीमैन। अलेक्जेंडर मूडीमैन इसके कौन थे, पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू ने घोषणा की, भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक विकास करना ब्रिटिश उद्देश्य है। मॉन्टेस्क्यू घोषणा होम रूल आंदोलन में प्रथम विश्व युद्ध का संचय परिणाम थी। तो इसमें हमें कथन बताना है कौन सा सही है। तो देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही क्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, तो कौन सा हुआ था इसमें, 1926 बिल्कुल सही है, 1937 ये नहीं हुआ, 1945 हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है 1935 के अधिनियम की विशेषता क्या है, 1935 के अधिनियम की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता जो दे रखी है वो क्या है हमारे पास में, तो 4 ऑप्शन हमें दे रखा है इसमें। प्रांतों में द्वैध शासन, ये इसका नहीं होगा। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन, ये इसका राइट आंसर नहीं है। हाई कमिश्नर की नियुक्ति, राइट आंसर नहीं होगा। प्रांतों में स्वायत्ता, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी डिटेल भी नीचे दे रखी है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है, संघात्मक सरकार की स्थापना, भारतीय संघ की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। नेक्स्ट है द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधान मंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायालय की स्थापना। भारत में केंद्रीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। इस प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गोयर थे। ये इसकी क्या दे रखी है, डिटेल दे रखी है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता क्या है, तो प्रांतीय स्वायत्ता, बिल्कुल सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3, तीनों की तीनों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है इसमें, अगला प्रश्न क्या कहता है, ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा किया गया,
तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। यह पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है इसकी मुख्य विशेषता? देखिए, ये प्रांतीय स्वायत्ता है, ये राइट आंसर हो गया। द्वैध शासन ये नहीं होगा। संघात्मक ये बिल्कुल सही है। एकात्मक देखिए इसमें दो सही है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएंगे। ये पीटीआई एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता इनमें से नहीं है। कौन कौन सी है? देखिए, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, ये इसमें गलत हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं एक बार। इनसे प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्रीय में लागू किया गया, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान है, बिल्कुल सही है 1935 में। और प्रांतीय स्वायत्ता का सूत्रपात भी ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये देश में एक संघीय ढांचे को प्रदान नहीं करता है। अगला है, देखिए ये करता है बिल्कुल, तो पहला तो बिल्कुल इसमें सही रहेगा। ये संघीय विधानमंडल के लिए मंत्रियों की सामूहिक या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का संदर्भ है, बिल्कुल है। अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्री परिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, अधिक हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया? तो पारसियों को स्थान नहीं दिया गया था। देखिए किन्हें किन्हें दिया गया था, तो एक बार नजर डाल लेते हैं इसके ऊपर। 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ। अनुसूचित जातियां इनको दिया गया था, मुसलमानों को दिया गया था, सिखों को दिया गया था, यूरोपियों को दिया गया था, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं है? देखिए संघ एवं प्रांतीय स्वायत्ता ये है, केंद्र में द्वैध शासन ये भी है, समवर्ती सूची का सर्जन किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन, देखिए प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट में किया गया था, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि वह एक यंत्र मशीन का अवरोध वृक्ष शक्तिशाली थे किंतु इसका इंजन नहीं था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है देखिए किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी? ये दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बोली थी। नेक्स्ट है सिंध को बंबई प्रांत से पृथककरण किया गया था, किस सेक्शन के अंतर्गत ये किया गया था? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इस बंबई प्रांत से अलग किया गया था। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अधिनियम की अनुसूची 7 3 अनुसूचियां जो केंद्र प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थी, गलत है, सॉरी ये सही है वाला। केंद्र सूची में 59 विषय थे, ये बिल्कुल सही है। प्रांतीय सूची 36 विषय थे, 36 विषय नहीं थे, इसमें थे हमारे पास में 54 विषय थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 36 विषय थे। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम में 110 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है, तो देखिए इसमें 110 धाराएं ने 321 धाराएं थी और 12 की जगह 10 अनुसूचियां थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो पहला यही असत्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। अधिनियम ने केंद्र इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों संघीय सूची व प्रांतीय सूची में किया। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला तो इसमें गलत था, दूसरा इसमें सही था, तीसरा भी गलत था, फोर्थ, तो 2 और 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है
1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? गवर्नर जनरल स्वयं इसकी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया, तो किसने किया संप्रभु का दर्जा? ये किया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से इसका दर्जा प्राप्त था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित किया गया था। तो ये हमारे आज संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न थे। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करना है और जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करवाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम नए टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।